नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री, कंट्रोल रूम। हेमंत जी को लाइए स्क्रीन पर, फटाफट जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। 11 साल मोदी जी के, चारों तरफ आज एक ही शोर सुनाई दे रहा है। 11 साल बेमिसाल। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह सभी एक ही चीज बता रहे हैं कि ये 11 साल सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। ये शायद पहली बार है जब अपना कृतित्व, अपना व्यक्तित्व खुद ही अपनी कलम से लिखने को तैयार हैं, और तैयार नहीं, उतावले हैं। लेकिन आज जो हम कार्यक्रम लेकर के आए हैं, इस 11 साल का असली जो सच है वो आप तक लाने की। 11 साल में अडानी 11 गुना, 16 गुना, 16 गुना अमीर हो गए। अंबानी 5 गुना, और भाजपा को तो कुबेर का खजाना ही मिल गया। 11 साल में अगर कुछ हुआ है तो दोस्त मोदी के 11 साल और दोस्त मालामाल। दोस्तों का नाम, दोस्तों का काम, दोस्तों का खजाना सब आपको बताएंगे हेमंत भाई। और पूरा देश कंगाल हो गया। लेकिन इस सच को जानने के लिए इस देश में कोई उत्सुक नहीं है, क्योंकि हम सबको जश्न जीवी बना दिया है मोदी जी ने, और हम सब 11 साल का जश्न मना रहे हैं। जस्ट देखिए कैसे हेडलाइन के जरिए मनाया जा रहा है। अमित शाह ने क्या कहा है, जरा लाइए स्क्रीन पर। मोदी के 11 साल, गृह मंत्री अमित शाह बोले, संकल्प, साधना और समर्पण का स्वर्णिम कालखंड। अब सोचिए, आप पढ़ने में अच्छा लग रहा है, लेकिन 3 शब्द, संकल्प, साधना और समर्पण, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे चर्चा में हम दिखाएंगे, आपको बताएंगे तर्क के साथ और तथ्य के साथ कि मोदी जी का संकल्प क्या था, मोदी जी ने किसके लिए साधना की, और मोदी जी का समर्पण 11 सालों तक अनवरत किसके लिए रहा है। ये तीनों तथ्य हम आपके सामने रखेंगे। लाइए जेपी नड्डा को दिखाइए। जेपी नड्डा, एयर स्ट्राइक, 3 तलाक, कोविड, 370। जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के 11 साल के कामों की एक एक उपलब्धि गिनाई। अब इनको हटा दीजिए जरा, नड्डा जी को, और ले आइए हाँ हेमंत भाई। मैं हेमंत भाई के पास पहला सवाल, मैं अडानी, अंबानी, भाजपा, कुबेर का खजाना, दोस्त, मालामाल, सब पे आएंगे। लेकिन पहला क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। वो थियरी होती है ना कि पहले एक एक को पहले आप काटिए कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फिर निष्कर्ष पे आइए। जो उपलब्धियां बताई है, जरा आप सुनेंगे तो आप हंसी नहीं रोक पाएंगे। उपलब्धि सुनिए, क्या क्या किया है। पहले भ्रष्टाचार, घोटाले और तुष्टीकरण की सरकार थी, मोदी जी ने खत्म कर। जितने भ्रष्टाचारी थे, लिस्ट बना लेंगे तो डायरी कम पड़ जाएगी। सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में आ गए, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। देखिए पहली उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि क्या है, समाज को खंडित करके पहले कुर्सी बचाई जाती थी, अब समाज को एक कर दिया। इससे हास्यास्पद कुछ हो सकता है, ये सुनिए एक एक, मैं आपसे भी समझूंगा कितना एक हुआ है। पहले खंडित था समाज, अब एक हो गया है। उसके बाद 370, ये उपलब्धि है भारत सरकार की, 11 साल की मोदी जी की उपलब्धि। ये बेसिकली मुंह ऊपर करके जो थूकने वाली बात होती है ना, वही यहाँ पर वो कर रहा है। 370 उपलब्धि है। उसके बाद 3 तलाक खत्म करना उपलब्धि है। 370 हटा, इस पूरे देश को, फिर भक्तों को लग जाएगी मिर्ची। इस देश को क्या हासिल हुआ, मुझे हासिल बता दे, और कश्मीर को क्या हासिल हुआ वही बता दे। ये सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव की राजनीति। 3 तलाक खत्म किया, नया वक्फ एक्ट लाया, सीधे कहा तो ना एक उपलब्धि, अब्दुल को टाइट किया है? वक्फ एक्ट लाया, सीएए। अब आप सुनिएगा उपलब्धि क्या गिनाई है। 370, 3 तलाक, वक्फ एक्ट, सीएए, ये है। महिला आरक्षण, जो पोस्ट डेटेड चेक है, पीडीसी, डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन, पूरे देश जो है तेल निकाल दिया, डिमोनेटाइजेशन। कोविड, कोविड उपलब्धि बता रहे हैं। बस इतने में रोक देते, नहीं तो बहुत सारा इससे आगे जाएंगे तो आप भी व्यथित हो जाएंगे। जरा मैं आज नहीं, मैं बहुत भरा है
हूँ सुन के ये, लेकिन आप ही सुनना चाहता हूँ। जरा इन उपलब्धियों को पहले व्याख्या कर दीजिए, फिर अभी मैं दर्शकों से कह दूँ अडानी, अंबानी पे भी आ रहे हैं। आशीष भाई नमस्कार। आपको, दर्शक साथियों को और सारे भक्तों को मोदी जी के 11 साल पूरे होने की बहुत बधाई, अभिनंदन उनका और शुभकामनाएं कि वो ऐसे ही ट्रोलिंग करते रहे, सबको ये करता रहे और मोदी जी को महान बताते रहे और असली सवालों से मुंह छुपाते रहे। इसके लिए उनको तमाम शुभकामनाएं, क्योंकि उनको तो जो दिखता है, जो बताया जाता है, उसी पे उनको काम करना है। हकीकत आशीष भाई ये है कि देखिए, जिन वायदों के साथ आप सत्ता में आए थे, जिन भी वायदों के साथ, काला धन की वापसी से लेकर के स्मार्ट सिटी, गंगा मैया ने बुलाया है, 15-15 लाख सबके खातों में आ गया, आतंक खत्म हो गया, विश्व गुरु हो गए आप, चाइना को लाल आंखें आपने दिखा दी, अच्छे दिन आई गए सबके। और उसके अलावा आम लोग उसमें सारे सिस्टम में कहाँ खड़े हैं? और 11 साल में 200 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया आपने, जबकि 67 ईयर्स के अंदर केवल 55 लाख करोड़ रुपए का इस देश पे कर्ज था। ये एक ब्रॉड आउटलाइन है, पिक्चर है। और जो मोदी जी सपने दिखा करके आए थे, अगर उनसे शुरुआत कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, भक्तों को भी थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। मोदी जी ने ये कहा था कि 100 दिनों में विदेशों से सारा काला धन ला दूंगा, याद होगा आपको। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, 2022 तक सबको पक्के घर दूंगा, हर गांव में इंटरनेट पहुंचा दूंगा, 15 लाख दूंगा, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन 2022 तक चला दूंगा, राजस्थान यूपी में 500 रुपए का सिलेंडर दूंगा, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दूंगा 2022 में, हर साल 2 लाख, हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, सभी किसानों को पीएम किसान का फायदा दूंगा, 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त कर दूंगा, हर भारतीय को शौचालय दूंगा, पेट्रोल डीजल की कीमत कम कर दूंगा, भगोड़ों को घसीट कर भारत लाऊंगा, आर्थिक अपराधियों को भी और आतंकवादियों को भी, हर घर को 24 घंटे बिजली मिलेगी, ट्रेन दुर्घटना में किसी की जान नहीं जाने दूंगा, गंगा मैया को पूरे तरीके से साफ कर दूंगा, 2022 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना दूंगा। अभी आप 2025 में हैं, 4 नहीं हुई अभी तक। और उसके बाद सबके अच्छे दिन लाऊंगा। ये सारा एक उनका ब्रॉड पिक्चर थी 2013 में, जब वो आने के उस पर थे, जो मुहिम चला रहे थे। अब आपने कहा अच्छे दिन की बात। अच्छे दिन देखिए आए हैं, ऐसा नहीं है, हम बायस नहीं हो सकते, अच्छे दिन आए हैं, बहुत अच्छे दिन भी आए हैं, लेकिन वो 3 लोगों के आए हैं, अडानी के, अंबानी के, भाजपा और संघ के। भाजपा और संघ को मैं अलग नहीं देखता, मैं उनको एक ही उसमें देखता हूं। अडानी जी 2014 में जो थे, वो $7.1 बिलियन, जब मोदी जी ने सत्ता संभाली तो उनका नेटवर्थ था $7.1 बिलियन। और जो आज उनका वो है, वो $114 बिलियन है। इसको अगर गणित की भाषा में करें तो ये 1605% बढ़ोतरी हुई है, 1605% अकेले अडानी जी की। अब दूसरे मित्र अंबानी जी पे आ जाइए। 5% नहीं समझ जी, पाएंगे दर्शक, बताइए। 16 गुना बढ़ गया। ये तो मैं तो फिगर ही बता रहा हूँ, 7.1 बिलियन से 114 बिलियन। वो तो दर्शक इतने समझदार है, 1 मिनट में कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही अंबानी जो है, अंबानी जी जब मोदी जी आए थे तब $23.6 बिलियन था उनका, आज उनका $119.5 बिलियन है, यानी कि 5 गुना, 506% वृद्धि, 5 गुना की उनकी वृद्धि। थोड़ा सा आगे चलिए, सारा खोल के बताएंगे। एडीआर की रिपोर्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज का ये देखते हैं, उसमें मैंने भाजपा का निकाला। देखिए, आरएसएस का तो कुछ भी नहीं है, आरएसएस का तो पैन नंबर भी नहीं है, आरएसएस का तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। तो मैं और आपके फरिश्ते, मेरे और आपके फरिश्ते भी निकाल सकते हैं कि उनका तो कुछ है, मेंबरशिप भी नहीं, ना वो रजिस्टर्ड है कहीं, उनका कोई पैन नंबर भी उस तरीके से सार्वजनिक नहीं है। तो कैसे निकालोगे आप? कोई जरिया नहीं है हमारे पास। तो बीजेपी का हम बता सकते हैं मोटा मोटा। जब 2014-15 में बीजेपी सत्ता में आई थी, उस समय उसकी आय थी 970 करोड़ रुपए। 2019-20 में ये बढ़कर हो गई 3623 करोड़ रुपए 2019-20 में। 2022-23 में 2360 करोड़ रुपए का केवल चंदा प्राप्त हुआ 2022-23 में। और 2018 से 23 तक अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी को जो चुनावी बॉन्ड थे, इलेक्ट्रल बॉन्ड, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी असंवैधानिक कहकर, केवल उस मद में भारतीय जनता पार्टी को 6000 करोड़ से अधिक का चंदा मिला, जो इन बॉन्ड से सारे देश की पॉलिटिकल पार्टियों को जो आय हुई, उसका अकेला 55 से 60% अकेले बीजेपी को मिला, जो कि एक ओपोनेंट शेट केस है, क्विड प्रो क्वो का। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए उसमें जांच वांच के लिए मना कर दिया गया। अगर इसको आप थोड़ा सा स्मूथली देखें, दर्शकों की भाषा में, बिल्कुल बिना आंकड़ेबाजी किए, इस 11 सालों में बीजेपी की आय 3 से 4 गुना की वृद्धि हुई है, स्टेट प्लेन अगर आप बात करें तो। और जितनी भी संपत्तियां थी, आपको ध्यान होगा जब नोटबंदी की गई तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बने। तो अब तक करीब 500 कार्यालय बन चुके हैं पूरे देश में। कांग्रेस को एक कार्यालय चलाने में परेशानी होती है, इनके 500 के आसपास कार्यालय बन चुके हैं। सारे कार्यालय 5 स्टार है,
प्राइम मोस्ट लोकेशंस के ऊपर है और स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज उनके अंदर, ना केवल बोर्डिंग लॉजिंग की बल्कि ऑफिस भी बहुत ही शानदार किस्म के 5 स्टार सुविधाएं है उसमें। 2014 की अगर आप बात करेंगे उस समय इनके कुछ 100 करोड़ रुपए की आय थी, जो 2024 में बढ़कर हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ये है बीजेपी के जो सेवा के 11 साल है उनका असली हाल। जो आज उन्होंने हैशटैग चलाया है, आज सुबह ट्विटर पे, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, हैशटैग चल रहा है, सुबह से भक्त उस पर जुटे पड़े, भूखे प्यासे, रोटी पानी नहीं खाई उन्होंने सुबह से, तो वो उस पर लगे पड़े हैं। तो सेवा के 11 साल की एक वानगी तो ये है जो ब्रॉडली है कि किसके लिए काम किया। अगर आप इसको और थोड़ा कहेंगे तो मैं और खोल दूं, केवल और केवल 2 उद्योगपतियों को, अंबानी और अडानी को, $200 बिलियन की नेटवर्थ का लाभ हुआ है इन 11 सालों के अंदर, केवल 2 को। तो मैंने बताया कि उस समय कितनी थी, इसमें कितनी थी। अगर 20 कॉर्पोरेट्स, देश के टॉप 20 कॉर्पोरेट्स को लगाएंगे तो उनकी जो संपत्ति है पूरी की पूरी, उसको अगर आप कोशिश करेंगे, 2013 में $269 बिलियन थी, जो आज $1.1 ट्रिलियन हो गई। 20 कॉर्पोरेट छोड़ दीजिए। आर के दमानी साहब है, आप जानते होंगे, गुजरात से है। पिछले 10 साल में वो $1 बिलियन से 31.5 बिलियन पे पहुंच गए, 31 गुना। $1 बिलियन से 31.5 पर पहुंच गए। दिलीप संघवी साहब 18 बिलियन से 32 बिलियन पे पहुंच गए। और टॉप 20 जो कॉर्पोरेट है उनकी जो ग्रोथ है वो उसकी 21 लाख करोड़ को, उसको वर्थ को पार कर गई। टॉप 20 की 21 लाख वर्थ करोड़। और जो इस देश के टोटल पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर कंपनी, उनकी जो नेटवर्थ है वो 17-18 लाख करोड़ रह गई। पब्लिक सेक्टर नीचे, प्राइवेट सेक्टर ऊपर। अब आप देख लीजिए, मोदी, मैंने बताया कि जैसे मुकेश अंबानी जी देश के सबसे रईस व्यक्ति हैं। उनका आपको नेटवर्थ भी बता दिया कि वो अब $119.5 बिलियन पर खड़े हैं। उनके कुल कर्मचारी देश 3,48,000 कर्मचारी, 3.48 लाख। और अडानी जी, जिनका जो नेट बिल है $114 बिलियन है, उनके कुल कर्मचारी देश के अंदर सिर्फ 46,000 है, केवल 46,000 कर्मचारी। आप, ये दर्शकों के लिए अच्छे दिन की बात है, वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और इनकी नेटवर्थ तो इतनी बड़ी, बहुत अच्छी बात, बधाई सबको। लेकिन इनकी नेटवर्थ किस चीज से बढ़ी, ये इन्होंने कोई एक भी नया प्रोडक्ट बनाया हो जिससे नेटवर्थ बढ़ी है, तो उस प्रोडक्ट का नाम मुझे बता दे, आप बता दे, दर्शक बता दे। हाँ, प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी दोनों। हाँ, प्रोडक्ट या हाई एंड टेक्नोलॉजी जिसमें कोई वो हुआ हो, तो उसके कारण वो हुआ। तो अब इन 11 सालों में मोदी सरकार ने 200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। और इससे पहले के जो 67 ईयर्स थे आजादी के, क्योंकि 78वां साल है, उसमें केवल सभी सरकारों ने मिला के 55 लाख करोड़ कर्ज लिया था। अकेले मोदी जी ने 11 साल में 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है। अब इस देश में आय का जो असमानता है उसकी एक झलक आपको बता दूं, भगत थोड़े से ठीक रहेंगे, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। इस देश में 99% लोगों की जो आय है प्रतिदिन 406 रुपए है, एवरेज 99% लोगों की। 99% की, उसका ब्रेकअप दे रहा हूं बात, अभी ब्रेकअप दे रहा हूं। 1% देश में लोग ऐसे हैं जिनकी आय औसतन, क्योंकि उसमें अडानी भी आएगा, अंबानी भी आएगा और लोग भी आएंगे, 1% लोगों की आय इस देश में 53 लाख रुपए है, 53 लाख सालाना एवरेज। 50% जनता का रोजाना की जो इनकम है वो 194 रुपए है, 50%, 194 प्रतिदिन। और 40% जनता की रोजाना आय 452 रुपए प्रतिदिन है। इस हिसाब से ये सारी कैलकुलेशन की गई है अलग अलग डेटा सोर्सेज के द्वारा। तो अब आप ये देख लीजिए कि देश में आय की असमानता का लेवल क्या है। जिस समय मोदी जी सरकार में आए थे उस समय पीएसयू जो थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनके जो कर्मचारी थे वो 17,30,000 थे, 17,30,000। आज वो घटकर 12.70 लाख रह गए, 1/3 घट गए। उनमें भी नियमित केवल जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है वो 7.86 लाख है, बाकी सारे ठेके के, ये डेली वेजेस। ये देश में एम्प्लॉयमेंट का हाल है पब्लिक सेक्टर का। तो अब आप ये देख लीजिए कि इस सरकार ने क्या खोया और क्या पाया, वो छोड़ दीजिए। एनपीए 25 लाख करोड़ का एनपीए हुआ और 16 लाख करोड़ रुपए अपने उद्योगपति मित्रों के माफ कर दिया। किसी एक किसान का ₹1 माफ किया हो तो वो मुझे ले आइए आप, कि भाई उसका ही ₹1 माफ हुआ है। किसी गरीब का ₹1 माफ हुआ हो तो। और 16 लाख करोड़ रुपए इनके खर्च से माफ कर दिए गए। और एनपीए 25 लाख करोड़ का, कल मैंने आपको बताया था, सारा दिखाया था, अनिल अंबानी के ऊपर कितना कर्ज था और कितने रुपए में उसको सेटल कर दिया गया, और आज भी उसको सारे ठेके मिल रहे हैं। ये पूरी की पूरी परिस्थितियां हैं। ये सरकार कंप्लीटली, कोई कुछ भी कहता रहे,
ऑफ द क्रॉनी, फॉर द क्रॉनी, बाय द क्रॉनी। और अगर आर्थिक असमानता का अगर आपको और भयावह रूप देखना है तो मेरे पास लेटेस्ट डाटा है 2023 की ऑक्सफैम रिपोर्ट का, वो अगर आप कहें तो और बता दूं। शीर्ष बताइए। 1% शीर्ष 1% आबादी के पास देश की संपत्ति का 40.5% हिस्सा है। टॉप 1% आबादी के पास। निचले 50% आबादी के पास केवल 3% हिस्सा है। आर्थिक असमानता। नीचे के 50% बॉटम के जो लोग हैं उनके पास देश की कुल संपत्ति का केवल 3% हिस्सा है। और 2022 की विश्व असमानता रिपोर्ट के हिसाब से आप देखेंगे तो देश के 10 सबसे अमीर जो लोग थे उनके पास हमारी कुल आय का 57.7% हिस्सा है। देश की जो कुल आय है वो टॉप 10% के पास 57% हिस्सा है। शीर्ष 1% की संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। मध्यम और जो निम्न वर्ग है, मध्यम और निम्न आय वर्ग, उसका हिस्सा लगातार सिकुड़ता जा रहा है। ये इस पूरे देश की कहानी है पिछले 11 साल की। इसको कोई किस रूप में देखे वो उसकी वो नीति है, किस रूप में देखना चाहे। देश की आर्थिक स्थिति आज की तारीख में ये है। और भी आप जो सवाल पूछना चाहे स्वागत। नहीं, आर्थिक स्थिति इतना सुनने के बाद सवाल क्या पूछे, बस हम एक ही बात कहेंगे कि जो आपने कहा असमानता, असमानता कहाँ है? आप 1% अलग कर दो, बाकी सब समान है 99%। 1% अलग कर दो तो सबको समान कर दिया है मोदी जी ने, सब समान है। और ये सब बेसिकली समान मतलब इक्वल नहीं है, ये सब मतलब समान मतलब सामान है। इनको जैसे मन करो हैंडल विद केयर, वो भी ठीक है, और नहीं तो लापरवाही से हैंडल करो, वो भी ठीक है। जब जब उठा के फेंकना है सामान फेंक दो, इतना सामान जो है कर दिया है, सामान को सामान कर दिया है इन्होंने। आशीष भाई, ये जो टॉप 20 कॉर्पोरेट है उनकी जो कमाई है इन 11 सालों के अंदर, उनकी जो ग्रोथ है वो 20 से 21 लाख करोड़ रुपए उनका वर्थ बढ़ गया। टॉप 20 21 लाख करोड़ सोचिए जी, 20 का। और 16 लाख करोड़ माफ कर दिए गए। 21 लाख करोड़ कमाए, 16 लाख करोड़ माफ हुआ। अगर इस दोनों बातें है ना, दोनों को जोड़ा जाना चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा बहुत हम लोग अर्थशास्त्री नहीं है, लेकिन 21 लाख करोड़ कमाए और 16 लाख करोड़ उनका माफ किया गया, यानी 37 लाख करोड़। 37 लाख करोड़ रुपए को जरा डॉलर में, ट्रिलियन में बताइए कितना होगा, बिलियन में, ट्रिलियन में? आशीष जी इसलिए अपने ना, बस का नहीं, हम चाह रहे हैं कि ये समझे लोग कि इस देश की जीडीपी का कितना हिस्सा इस देश के उद्योगपतियों 11 साल में कमा लिया है, कमाया और माफ करवाया। और कहा जा रहा है कि गरीबी से हम बाहर आए, हम देश में गरीब बाहर लाए। इस सवाल को भी जोड़ना जरूरी है। बेसिकली वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट को लेकर के 2 दिन पहले से, 9 के पहले, बेसिकली ये भारत में भक्तों को कुछ ना कुछ पहले से झुंझुना दिया जाता है, झाल मजीरा झुंझुना, की वो खूब तेज तेज बजाएं और उसमें सच कोई बोल ना पाए। इतना शोरगुल कर दो, कोलाहल इतना पैदा कर दो कि उसमें सच गायब हो जाए। तो उनको दिया गया कि आप देखिए कि देश भर के हर मीडिया ने छापा है कि भारत में गरीबी बहुत तेजी से घटी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि 27% से 5% पे गरीबी आ गई। अब हम ये पूछ रहे हैं, अगर गरीबी घट गई तो नरेंद्र मोदी इस दुनिया में सबसे बड़ा स्कैम कर रहे हैं। इस दुनिया में लाइन में बड़ा अलग ले रहा हूं, स्कैम क्यों? गरीबी घट गई, 5% गरीबी बची है। 5% गरीब कितने हो गए भैया? 143 करोड़ में 7-8 आठ करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ 7, मैक्सिमम। 7.5, 8 करोड़, 8 करोड़। 80-82 करोड़ को 5 किलो राशन दे रहे हो, ये स्कैम है। फिर किस लिए दे रहे? जब देश में 7.5 ही करोड़ गरीब हैं तो बाकी को किस लिए दे रहे हैं 5 किलो राशन? या तो उनके नाम पर राशन की चढ़ा करके स्कैम हो रहा है, और अगर ये स्कैम है तो ये ट्रिलियन में है, ये मिलियन में नहीं ट्रिलियन में जाएगा इसका। इतना बड़ा स्कैम होगा। और अगर नहीं तो आप पूरे देश में झूठ फैला रहे हो। और इतने इतने आंकड़े हैं ना कि आंकड़ों में आप उलझ जाएंगे। आपके पास जब ये बहस हम लोग कर रहे हैं, जब आप कहीं पर ये कोट करोगे ना कि हेमंत अत्री ने तो ऐसे बताया था उस शो में, तो भक्त आपके पास बहुत सारे आंकड़े रखेंगे, कहेंगे देखिए 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। इतने आंकड़े रख देंगे कि आप उसको उलझ जाएंगे, कहेंगे हाँ यार बात तो कुछ है।
मैं इसलिए साफ कर दूं, जब झूठ होता है तो झूठ के इर्द गिर्द इतना मतलब कहते हैं ना रायता फैला दिया जाता है कि उसको साफ ही करने में आदमी को वक्त गुजर जाए। 25 करोड़ एक साथ ये भी समानांतर चल रहा है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर ऊपर आ गए। अगर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए और 82 करोड़ को राशन मिल रहा है, वो गरीब हैं, तो 25 और 82 107 करोड़। 107 करोड़ अगर इस देश में गरीब लोग थे, तो फिर ऐसे प्रधानमंत्री तो इस देश से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए, अपने गरीबों के बीच में रहो। 107, 142 में 107 करोड़, मतलब आपके देश में 70-80% गरीब हैं और कह रहे हो चौथी इकोनॉमी बने हैं, दुनिया की फोर्थ इकोनॉमी बन। ये गरीबी वाला जो है गड़बड़ झाला, जरा इस पर भी थोड़ा सा टॉर्च जलाइए हेमंत भाई। फाइनल सवाल। म्यूट है आप। एक इम्पोर्टेंट जो बात रहेगी वो एक चीज और कहना था कि जो बेरोजगारी की जो बात है, देश में 45% लोगों के पास रोजगार नहीं। कमाल देखिएगा, 45% के पास ऑफिशियली रोजगार नहीं है, और जो शेष 55% है उनमें से 28% का सरकार को पता ही नहीं कि वो कहाँ है और क्या कर रहे हैं। ये गवर्नेंस है आपकी। तो 45% के पास रोजगार नहीं है और 28% का आपको पता ही नहीं है। बाकी 27% बचे, उनका कर लीजिए क्या करेंगे। फिर आपने कहा कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं, देखिए मोदी सरकार ने एक बड़ी चीज में चैंपियनशिप हासिल की है, और वो क्या है कि जितनी भी चीजें हैं ना देश के अंदर, उस सबको हरा ही हरा दिखाओ, और देश के भक्तों को सावन के अंधे बना करके हरा ही हरा कर दो। आज जब मैंने कहा ना कि सेवा के 11 साल, इसका असली कंसेप्ट समझिए आप, इसको बहुत ब्रीफ में हम करेंगे। सरकार ने जब से ये सरकार आई है, अरबों रुपए का विज्ञापन पानी की तरह बहाया अखबारों के ऊपर, मीडिया के ऊपर, और विज्ञापन को मीडिया पर नियंत्रण करने के लिए, मीडिया को बंदी बनाने के लिए वेपनाइज कर दिया कंप्लीटली पूरे देश में। आपने पहले भारत सरकार ने किया, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स भी उसी में कर रहे हैं। अब उन विज्ञापनों की धुन पर पूरा मीडिया नाच रहा है, ताता थैया कर रहा है, हकीकत ये है। और उस सारे में विजन के नाम पर क्या छोड़ दिया गया, आपके पास टेलीविजन छोड़ दिया गया, या अखबार छोड़ दिए गए जो बिक करके छपते, छप कर नहीं बिकते, बिक करके छपते। और उस सारे में वहीं पे आपको विकास दिखता है, वहीं आपको विश्व गुरु दिखते हैं, वहीं आपको वर्ल्ड लीडर दिखता है, वहीं आपको 56 इंच दिखता है, वहीं आपका डंका बज रहा होता है। और भगतों के कानों को छोड़ करके कहीं कुछ नहीं। फिर हकीकत क्या है कि बेतहाशा बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन वो मीडिया के मुद्दे नहीं, वो मीडिया के मुद्दे नहीं। तो जब आपने विज्ञापन को वेपनाइज कर दिया, पहले कॉर्पोरेट विज्ञापन हमेशा ज्यादा होता था, अब क्या है, अब सरकारी विज्ञापन कॉर्पोरेट के बराबर कर दिया गया है, उतना ही है। लोगों को सुबह से शाम तक झूठ परोसो, पीआर कैंपेन करो, उससे गरीबी खत्म नहीं होगी, गरीबी की चर्चा खत्म कर दी। तो मोदी जी को गरीबी खत्म नहीं करनी, गरीबी की चर्चा खत्म कर देनी है, महंगाई की चर्चा खत्म कर देनी है, लोगों की दुश्वारियों से मतलब नहीं है। जब सरकार किसी समस्या को आशीष भाई मानेगी ही नहीं, स्वीकार नहीं करेगी, तो उसका समाधान संभव ही नहीं। तो मोदी सरकार ने ये एक बहुत ही आइडियल तरीका अपनाया है कि किसी भी समस्या को स्वीकार मत करो। जब स्वीकार नहीं करोगे तो बात ही खत्म। और उस नैरेटिव पे बात मत होने दो, उस नैरेटिव पे बात मत होने दो, उन मुद्दों पर बात मत होने दो। आपने गरीबी की बात करी, असली गरीबी के डेटा वो जो मैंने आपको बताए, वर्ल्ड बैंक के जो अपने पैरामीटर्स हैं, अगर उसको $2.15 कर दो तो एक फिगर आएगा, अगर $3 पर डे कर दोगे तो उसका दूसरा फिगर आ जाएगा, वो एकदम ड्रास्टिकली फॉल हो जाएगा। मैंने 99% का एवरेज निकाल के बता दिया आपको कि उनकी इनकम ये है। तो बेसिकली सवाल ये नहीं है, सवाल केवल ये है कि हमें अपनी गरीबी भी नहीं दिख रही है, जो खुद गरीब है उसको भी गरीबी नहीं दिख रही है। अभी तक क्या था कि बाहर विदेशों में डंका बजाया जा रहा था, अब वो सारी चीजों को डंके का पता लग गया जब पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सारा हुआ। ये तो शुक्र है आज सेवा के 11 साल में सिंदूर नहीं बट रहा, वरना घर घर सिंदूर भी बांटा जा रहा था, आपको ध्यान होगा। उसमें फिर फेक न्यूज का ठप्पा लगा करके मुक्ति पा ली। तो सरकार ने धर्मांधता को एक अपना विजन बना लिया है, अपना एक वेपन बना लिया है कि धर्मांधता के जरिए हम लोगों को उलझाए रखेंगे ताकि वो अपने मुद्दों पर बात ना करें। तो धर्मांधता कोई हल नहीं है, धर्मांधता को भी एक वेपनाइज कर दिया गया, कम्युनलिज्म इस तरीके से फैला दिया गया कि आम आदमी और मुद्दों पे आए ही ना। बस वो जैसा आपने ओपनिंग में बड़ी अच्छी बात कही है, जो कि हकीकत है कि अब्दुल टाइट हो गया ना, बस वो जो एक सैडिस्टिक प्लेजर है उसको अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द लाइन उसको फैला दिया गया। यही इन 11 साल की सफलता है कि सच्चाई से मुंह मोड़ लीजिए, मुद्दों की बात मत कीजिए। कोई भी मुद्दा पूछे, मैं और आप करें तो उनकी ट्रोलिंग कर दीजिए। भारत में 2014 से पहले ट्रोलिंग का आपने कभी नाम सुना था?
ना। पत्रकारों से गाली गलौज कभी सुनी थी? अरे भाई, वो अपने तथ्यों के साथ बात कर रहा है, आप सहमत नहीं है, आप अपने तथ्य दे दीजिए, वो आपके तथ्यों को शामिल करेगा, वी आर मोर देन हैप्पी। लेकिन तर्क नहीं करना, कुतर्क करना है। ये एक इकोसिस्टम डेवलप किया गया आशीष भाई, और एक ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर। किसी भी सार्थक बहस को, किसी भी संवाद को कंप्लीटली इफेक्टिवली ब्लॉक कर दिया गया है, और मीडिया को बंदी बना करके ताताथैया कराया जा रहा है। वरना जो ये पिक्चर जो हमने बताई, आज अडानी की संपत्ति पे बात क्यों नहीं होती? देश का दूसरा नंबर का उद्योगपति, उसके कर्मचारी कितने हैं? कभी सोचा आपने? तो कैसे काम चल रहा है? वही एक्विजिशन हो रहा है, ये सड़क भी उसको दे दीजिए, कॉर्पोरेट उसको दे दीजिए, ये पोर्ट दे दीजिए, एयरपोर्ट दे दीजिए, ये सब चल रहा है। और किसी को ये समझ नहीं है कि उसके ऊपर जो कर्ज है, अगर उसका माल्यावाला हल हो गया, फिर क्या करोगे आप? नोबडी इज थिंकिंग ऑन दोज लाइंस। कितना कर्ज है उनके ऊपर? तो 2.80 लाख करोड़ के आसपास कर्ज है उनके ऊपर। अगर हल्का सा कुछ हो गया तो फिर क्या करोगे आप? अडानी ग्रुप का कर्ज 2.40 लाख करोड़ रुपए है, और उनके 2.5 पास कैश लाख। 2.4 लाख करोड़ रुपए है। 59,791 रुपए का कैश बैलेंस है उनके खिलाफ। तो जो नेट कर्ज है उनके ऊपर, वो 1,81,61,604 करोड़ रुपए है। इतना हैवी कर्ज, उसके बावजूद भी सारी की सारी चीजें उनको दिलाई जा रही है, जो सब कुछ उनको दिया जा रहा है। अनिल अंबानी के ऊपर 49,000 करोड़ का कर्ज था, केवल 455 करोड़ रुपए में सेटल कर दिया गया। आज वो सभी सरकारी ठेके ले रहा है, सभी टेंडर ले रहा है, रफाल तक के सौदों में सरकार उसको भागीदार बना रही है। आज देश का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोडक्शन का वो बना रहा है। वो परसों तक तो कह रहा था कि मैं दिवालिया हूं, मेरे पास पैसे नहीं। आज वहां किसके क्या आ गया, कैसे आ गया? 49,000 करोड़ जो बैंकों को डूबे, उसका क्या? उसकी रिकवरी का क्या? कैसे आ तो गया कोई इसके लिए सवाल नहीं। जर्मनी जाना पड़ेगा। कैसे आ ये गया इसके लिए जर्मनी जाना पड़ेगा। जाने दीजिए, चर्चा बढ़ेगी तो मैं तो भाई, मेरा बहुत हाजमा कमजोर है, मैं बहुत चीजें फिर वो करने लगूंगा। बताइए, इसलिए ना, इसलिए भीतर खींच होती है। 49,000 करोड़ का कर्ज वो 400-500 करोड़ रुपए में खत्म कर दिया गया। 455 रुपए का रिचार्ज एक आदमी खत्म हो जाए, एक दिन मोबाइल एक्स्ट्रा चल जाए तो बताओ, आउटगोइंग इनकमिंग सब बंद हो जाएगा है? वो किसी आफत में पड़ा हो, विपत्ति में पड़ा हो। 49,000 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए से कम में सेटलमेंट हो गया। जरा हम लोग पे भी कर्ज लेते हैं, आज कहिए कर्ज ले और सेटलमेंट करवा दे मोदी जी, करवा दे। ये भक्तों का करवा दे, मैं दुनिया छोड़ रहा हूं, भक्तों का। आवे कोई भक्त कह दे कि हमने लिया था जो है 5 लाख का कर्जा और 1 लाख में जो है सेटलमेंट हो गया। नहीं हो सकता है। स्कैम भले कर ले सब, मुद्रा योजना और हेन तेन में ये सब खूब हुआ है। मुद्रा योजना जो है ना, बटा है, ये सब खूब हुआ है। बेरोजगारी जो है ना, कि आपने कहा कि 55%, 45% बेरोजगार है। ये कहाँ, ये बेरोजगारी तो जानबूझ करके पैदा की गई है। ये बेरोजगार नहीं रहेंगे तो ये बैठ के व्हाट्सएप पे मैसेज कौन फॉरवर्ड करेगा? कौन करेगा? ये एक्स पर कौन गाली देगा हमें, हेमंत खत्री को? कौन गाली देगा भैया? हम देखते हैं, पढ़ते हैं ना। वो दढ़ियल देखो आ गया, ये जो है आ गया, वो ये देखो अत्री आ गया, वो भाव वजन तौलने लगते हैं सब, बहुत सारे इससे हैं कि ये देखो फिर आज आ गया है राहुल का। ये सब करने के लिए बेरोजगार होना जरूरी है। जिस व्यक्ति के पास काम होगा, वो व्यक्ति अपना काम करेगा और उस काम में जो कहीं भी बाधाएं पैदा हो रही होंगी, एनालिसिस करेगा कि ये सरकारी बाधा है, गैर सरकारी बाधा है, कहाँ से हो रही है। काम ही नहीं है तो कोई बाधा ही नहीं है। जिसके पास मतलब बिना क्षेत्र का नेता, बिना काम का व्यस्त, वो ऐसे ही सब बना दिया है। सारे नेता हैं, आप जाइए ग्राउंड पर, आप फील्ड में जाइए हेमंत भाई, मैं तो मतलब हरियाणा के अलावा मैं तमाम प्रदेशों में जाता रहता हूँ। तो बिना क्षेत्र के नेता, बिना काम के व्यस्त, मैं कहता हूँ, गाँव में जाइए, सब पूछो क्या करते हो? भाजपा के नेता है। मैं उसके अलावा क्या करते हो? तो उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ भाजपा के नेता है। भाजपा के नेता है। क्या करते हो? कुछ नहीं करते। कानपुर में एक मिल गया, कहा 1,500 रुपए हम पेट्रोल डलवाएंगे, लाएंगे मोदी जी को। हमने पूछा, हम बता चुके हैं कई बार, हमने पूछा, आखिर में उसने कहा कि मैं बेरोजगार हूँ। पूछा करते क्या? हमको लगा कि हो सकता है कानपुर में एक आध इंडस्ट्री इसकी भी हो, कुछ हो, चमड़े का, जूट का कुछ हो, इसका फैक्ट्री कारखाना। तो बताया कि कुछ नहीं करते, मतलब कोई काम नहीं है।
तो हम कहे कि तेल वगैरह डलवाने के लिए मोटरसाइकिल कहाँ है? हम भी गाँव में जाना था, तो हम कहे चलो इसी के साथ ये बढ़िया आदमी मिला है, अच्छा भक्त है, ये अच्छे भक्तों के पास ले जाएगा। तो उसके पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी, साइकिल थी। और कह रहा था कि 15,000 ₹1500 लीटर भी डलवाएँगे। जब है ही नहीं है मोटरसाइकिल है, ना रोज़गार है। तो बस जो है चालू है अपना लफाजी। तो कह रहे इजाज़त दीजिए, मुबारक हो। दे दिया है मुबारकबाद ढेर सारा शुरू में ही हेमंत भाई ने, मैं नहीं दूँगा, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, ओवर हीटिंग हो जाएगी इसकी। तो इजाज़त दीजिए हमें, कल फिर आएँगे हेमंत भाई के साथ, कार्यक्रम यही होगा, हॉट टॉपिक विद हेमंत। नमस्कार।